family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel एक तारा चांद के पास by नाइला तारिक. So let's get started. ढलती दोपहर को धूप आहिस्ता आहिस्ता दीवारों की समेटती गायब होती जा रही थी। वसी और इस सहन का सुर्ख ईंटों का फर्श धुलने के बाद हल्का हल्का नर्म और ठंडा हो रहा था। शाम की उतरती ताजगी बाकी रह जाने वाली तपिश को भी मांद कर रही थी। हरी भरी क्यारी की तरफ थोड़े थोड़े फासले पर दो तख्त रखे थे जो फूलदार तख्त पोश से ढके हुए थे। नम बालों में उतरते पुरसुकून हवा के मध्यम झोंके इसकी रूह को भी हल्का फुल्का कर गए। नम सूंधी महक सांसों में उतारता वो हरीम की जानिब बढ़ा जो तख्त पर गाँव तकिए दुरुस्त कर रही थी। इसके शाने को छूता वो इन्हें चौंक कर पलटने पर मजबूर कर गया और फिर इनकी जानिब झुकते हुए इनको गले से लगाया। खूब सोए तुम, कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही हूँ। इसके शाने पर बोसा लेकर हरीम ने शिकायत की, मगर मुस्कुराहट इसके चेहरे पर खिली जा रही थी। आपको तो पता चल गया होगा, मैं रात में अचानक यहाँ नाजिल हुआ था। मेरी वजह से सबकी नींद दरहम बरहम हो गई। सफ़र की थकन की वजह से सुबह ही सोया। तख्त पर विराजमान होता वो बता रहा था। आप कब आई? मैं सुबह ही आज़र के साथ आ गई थी। वो तुम्हारे जागने का इंतज़ार करते रहे, मगर इनको ऑफिस भी तो जाना था, तो आप मुझे जगा देती। कोई बात नहीं, इनको मालूम था तुम थके हुए हो। अब वो रात को आएंगे तो मिल लेना। आतिर कहाँ है? इससे याद आया, तुम्हारा ही भांजा है, मेरे साथ सोता हुआ यहाँ आया था, मगर दोपहर तक फिर जो सोया तो अब तक सोया हुआ है। वैसे मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्या हो जाता अगर एक हफ्ते पहले आ जाते? आतिर की पहली बर्थडे भी मिस कर दी तुमने। अब भी अगर आए हो तो अब्बू की नाराज़गी की वजह से, वरना मुझे यकीन है तुम ऐन हसीब की शादी के दिन आते। इनके खफत ज़्यादा लहजे पर वो खामोश हुआ। हसबान, दादी जान के गुजर जाने का गम जितना तुम्हें है इसी कदर हम सबको भी है। तुमने इनके ज़ेरे साया ज़िंदगी का आगाज़ किया। तुम्हारी परवरिश में सारा अमल दखल इन्हीं का रहा, मगर वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थीं। मौत बरहक है, इनकी ज़िंदगी इतनी ही थी। तुम्हें अब इस सानिया से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर इसके संजीदा तासुरात देखती वो समझा रही थीं। अब्बू ने ताया जान से कहा था कि अब मैं इनके पास रहूँगा। ये फरमान जारी करते अब्बू को ये सोचना चाहिए था कि वो कितने हर्ट हो सकते हैं। क्या इनके लिए तकलीफ था नहीं मुझे अलग करना? इसके लहजे में बाप के लिए नाराज़गी ओद आई। अगर अब्बू ने कहा तो ये तुम्हारी ज़िद का नतीजा था हसबान। दादी और ताया जान की फैमिली की अहमियत तुम्हारी ज़िंदगी में एक हकीकत है, मगर यहाँ तुम्हारे माँ बाप बहन भाई भी हैं जो तुम पर हक रखते हैं। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। कोई तुम्हें किसी से अलग नहीं कर रहा। तुम्हें जॉब के लिए तो यहाँ आना था, तो फिर अभी से क्यों नहीं? यहाँ सेटल होने का मतलब ये नहीं कि तुम ताया जान वगैरह से कट गए। तुम जब चाहो वहाँ जा सकते हो, जिस तरह वहाँ से यहाँ आते जाते रहते हो। मैं कोशिश करूँगा, मगर मेरे लिए मुश्किल होगा यहाँ मुस्तकिल एडजस्ट होना। अब अम्मी से ये बात ना कह दीजिएगा, वरना वो नाराज़ होंगी। वो तो पहले भी इस बात से खुश नहीं कि मैं दादी जान के पास रहूं। वो कुछ बेजार लहजे में बोला, मगर फिर भी अम्मी ने कुर्बानी दी। दादी जान ने अपने सब पोते पोतियों में तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखती थी, तो तुम भी इनके बगैर नहीं रह सकते थे। मगर अब अम्मी की खुशी के लिए तुम्हें थोड़ा समझौता करना होगा। इनकी खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं। हरीम के नरम लहजे पर वो कुछ ना बोला। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ भाई की शादी की डेट आगे भी तो बढ़ाई जा सकती थी। कितना अजीब लगेगा सब कुछ। तुम्हें याद होना चाहिए कि अदालत ने दोनों तुम्हें याद होना चाहिए कि अदालत के दिनों में दादी जान ने सबसे कहा था कि किसी सूरत में भी हसीब की शादी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सब कुछ सादगी से हो रहा है और फिर शादी आगे बढ़ाने पर माहीन के घर वालों को मसाइल का सामना हो सकता है। हमें इनका ख्याल रखना है। हरीम बात मुकम्मल करके आमना की तरफ मुतवज्जो हो गई जो यहीं आ रही थी। अम्मी, बेटे के आने की खुशी आपके चेहरे से झलक जा रही है। हरीम ने मुस्कुराते कहा। जाहिर है पहली बार ये तसल्ली हुई कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, मगर ये तो बिल्कुल खुश नहीं लगता। यहाँ आते ही इसने बाप से बहस शुरू कर दी। इससे ज़्यादा इसे ताया की फिक्र है। अम्मी, अब इस बारे में कोई बात न करें। हसबान यहाँ अपनी खुशी से आया है। हरीम फ़ौरन बोली थी। अपिया ठीक कह रही हैं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मजबूरन या ज़बरदस्ती नहीं। माँ का हाथ पकड़ कर करीब बिठाता वो बोला। इससे पहले कि आमना कुछ कहती, खुलते गेट ने तीनों की तवज्जो खींच ली। इसकी पोनी टेल हाथ में पकड़े हसीब तकरीबन इसे खींचता तक के समेत आया था। या अल्लाह खैर। हरीम बेसाख्ता हंसी। मरो यहाँ। हसीब ने तपे अंदाज में इस तरह इसकी पोनी छोड़ी कि वो गिरने वाले अंदाज में हरीम के करीब जा बैठी, मगर मजाल है जो इसने शापर को हाथ से निकल ना दिया हो। अव्वल दर्जे की फ़कीर है ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कहाँ से लग रहा है शादी सादगी से हो रही है। इस पर गर्म होता हसीब माँ से शिकायत कर रहा था। भाईजान, सूट के साथ सैंडल नहीं होंगे तो क्या बगैर सैंडल के तुम्हारी बारात लेकर जाऊंगी? वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली। अपने बाप से जाकर फरमाइश करो, वो पूरी करेंगे। मेरे पास खजाने नहीं जो तुम पर खर्च करता रहूँगा। इसे झड़कता वो कुर्सी पर विराजमान हुआ। शादी मेरे बाप की नहीं तुम्हारी हो रही है। अपनी दुल्हन के लिए भी तो आंखें बंद करके खर्च कर रहे हो। बहन पर खर्च करते जान जा रही है।
चुप करो, शॉपिंग के नाम पर इसका खून पी कर ही दम लोगे क्या? आमना ने नागवारी से इसे देखा जो डिठाई से हंसी थी। खजीना, सूट तो दिखाओ, कैसा लाई हो? हरीम ने दरमियान में बोलते हुए इसे शापर लिया। ये तो दो सूट हैं हसीब, तुम इतने दरिया दिल कब से हो गए, वो भी खजीना के लिए? हरीम हैरान होकर बोली। एक सूट लेने के बाद दूसरे के लिए फैल गई। क्या करता, बीच बाजार में अपनी इज्जत बचानी थी। हसीब किलस कर बोला। एक सूट काफ़ी नहीं था जो दूसरा भी ले लिया। इतने रुपए खर्च करवा दिए तूने मेरे बच्चे के। आमना इसके नफीस फैंसी सूट को देखकर होल उठी। ताई अम्मी, जिस कदर भी खर्च हो कम है, आखिर मेरे भाईजान की शादी है। वो चहकी। खुद कमाने जाओ तो पता चले कि 10 के नोट की कितनी अहमियत है। कम वक्त तुझे दादी का गम नहीं जो इतनी तैयारियां कर रही है। आमना के घरकने पर इसने शर्मिंदा होकर चोर नज़रों से खामोश बैठे हसबान के तासुरात को देखा। तुम्हारी अम्मा को तो ये तौफीक नहीं हुई कि इखलाकन ही आकर पूछ लेती कि शादी की तैयारियां मुकम्मल हुई या नहीं। ताई अम्मी, मैं तो हूँ यहाँ अपने भाईजान की शादी की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी तैयारियां पूरी कर लो पहले। आमना नागवारी से इसे देखती तख्त से उठी। ताई अम्मी, मैं तो हूँ यहाँ अपने भाईजान की शादी की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी तैयारियां पूरी कर लो। यह तो कभी मेरी माँ से खुश नहीं हो सकती। इनके आगे बढ़ते ही वो बुड़बुड़ाई। अम्मी, ज़रा आकर सुने ये क्या बोल रही है। हसीब ने फ़ौरन आवाज़ लगाई। भाईजान सुधर जाओ वरना माहीन भाभी से शिकायत करूंगी। तीर की तरह सीधे हो जाओगे। वो जल कर बोली। अच्छा, तो माहीन ने अभी से तुम्हें सीधे रखने की जिम्मेदारी संभाल ली है। हरीम ने मुस्कुराते भाई को देखा। अपिया, इनको भी कम ना समझे, बहुत पहुंची हुई चीज़ है ये। शापर इधर दो। हसीब ने हाथ बढ़ाने पर वो बिदक कर परे हुई। अच्छा, अब नहीं बोलूंगी भाई, इनका हाथ पकड़ लो, बहुत लंबा है, मुझ तक पहुंच ही जाएगा। इसने हंसी रोकते हसबान से मदद मांगी जो पहले ही हसीब का हाथ पीछे हटा गया था। चलो भाई, अब तुम्हें बचाने वाला भी यहाँ आ गया। हरीम मुस्कुराते बोली। भाई पता है, पिछली दफ़ा भाईजान ने मेरे बाल खींचे, मेरी गर्दन में झटका आ गया। अम्मी ने ताया अब्बू से इनकी शिकायत कर दी। उन्होंने इनको इतना डांटा कि ये 1 हफ्ते तक मुंह सुजाए फिरते रहे, मुझसे बातचीत भी बंद कर दी। ऐसे कीना परवर इंसान है ये। हसबान को तफसील बताती वो करंट खाकर इस वक्त हरीम के पीछे छुपी थी जब हसीब एकदम कुर्सी से उठा। हरीम की मुदाखलत के बावजूद इसने खजीना से शापर छीन लिया। अब ये शापर वापस ले कर दिखाओ, हाथ ही तोड़ दूंगा। इसके सर पर धपत लगाता वो गुर्राया था। भाईजान, तुम्हें अचानक कितनी नफरत हो जाती है मुझसे। वो अपना सर सहलाते शिकायत कर रही थी जबकि हरीम इसके जुमले से ज़्यादा हसबान के चेहरे पर हैरान चेहरे को देख कर खिलखिलाई। अपिया, ये सूट अब माहीन के लिए संभाल कर रख दें। शापर हरीम के हवाले करता वो एक और हाथ इसके सर पर चढ़ना नहीं भूला था जो तिल मिला कर रह गई। मेरी सैंडल्स के लिए रकम दे देना वरना अपनी शादी में तुम मुझे ढूंढते ही रह जाओगे। भाग जहाँ से। तख्त पर नीम दराज होता वो इसकी धमकी को खातिर में नहीं लाया। हसीब, तुम अब अपनी बाइक की चाबी हसबान के हवाले कर दो ताकि इसे बाहर आने जाने में दुश्वारी ना हो। हरीम ने कहा। भाईजान, चाबी देकर वापस लेना ना भूल जाना वरना इस बार जाते जाते भाई तुम्हारी बाइक भी ले जाएंगे। खजीना ने फौरन ही कहा। हसबान ने हैरत ज़दा नज़रों से इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या, ये जब भी आते हैं मेरी भाईजान की कोई ना कोई चीज़ छीन कर ले जाते हैं। पिछली बार आए थे तो भाईजान का इतना प्यारा सेल फोन लेकर चले गए। हसबान की नज़रों से छुपती वो बोली। बताऊं मैं तुम्हें भाईजान, अगर तुम्हारा चहीता है तो हसबान मेरा चहीता है। खबरदार जो इसके बारे में कुछ कहा। हरीम के घुरकने पर और हसबान की मुस्कुराती नज़रों पर वो खुजल सी हो गई। यहाँ बैठी बातें बना रही हो, जाओ चाय ले कर आओ, काम की ना काज की। हसीब ने इसे किचन की तरफ जाने का इशारा दिया। भाईजान, शर्म कर लो ज़रा सी, अपिया की शादी के बाद से तुम्हारे सारे काम मैं करती हूँ। लो, कोई एहसान नहीं करती, पैसे भी तो लेती हो काम के। ज़रा होशियार रहना हसबान, अबू से कहकर ये तुमसे हर महीने का अपना खर्चा पानी बंधवा लेगी। अब ऐसा भी नहीं है। खजीना ने खिफ़्फ़त से हसीब के मुस्कुराते चेहरे को घूरा। भाई, आप घर कब आएंगे? तुम अपने घर जाओ तो मैं तो तुम्हारे घर जाने का ख्याल भी आए। हसीब ने इसे जताया। तुम ही आवाज़ें दे देकर बुलाते हो, एक शर्ट तक तो प्रेस होती नहीं तुमसे। मैं रात तक कहूँगा, चचा जान से भी मुलाकात हो जाएगी। हसबान ने दरमियान में ही बहस को आगे बढ़ने से रोका। आप आएंगे हमारी तरफ, चाचा से कहना बिरयानी तैयार रखें खाने पर। हसीब ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है एहतमाम की, सिर्फ मैं ही आऊँगा। हसबान ने फ़ौरन कहा। बिल्कुल नहीं, आप सब हमारी तरफ आएंगे। अपिया, वैसे भी कितने दिन गुजर गए, हम सब ने एक साथ खाना नहीं खाया। हसबान के साथ साथ वो हरीम से मुखातिब हुई। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर खाना तैयार कर लेंगे। चची की किचन से छुट्टी आज। हरीम ने कहा। मगर ताई अम्मी मेरे घर जाने के लिए कैसे राज़ी होंगी? अम्मी की वजह से कोई बहाना ना कर दें या फिर इनके घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो जाए, मैं ज़ोरदार थप्पड़ लगा दूंगी। माँ के खिलाफ इसकी बड़बड़ाहट पर हसीब के कान खड़े हुए। तुम्हारी ही वजह से अम्मी और चची के दरमियान अनबन रहती है, फसाद की जड़।
क्या ओल फोल बोल रहे हो? हरीम ने नाराजगी से कहा। रुपए खर्च करने के बाद ये ऐसे ही नफसियाती हो जाते हैं। ये लो शापर, मुझे ये सूट नहीं चाहिए। चलकर शापर हसीब की तरफ फेंकती वो उठ खड़ी हुई। खजीना, तुम तो नाराज हो गई मेरी गुड़िया। हसीब फौरन उठकर रास्ते में आया। जो शॉपिंग रह गई है मेरी, इसके लिए रुपए दोगे तो नाराजगी दूर करूंगी। इसे बर वक्त याद आया था, मगर अगले ही पल वो कराह उठी जब हसीब ने इसकी पोनी टेल पकड़ कर खींची। मेरी तरफ से 100 बार नाराज हो कर जाओ, मगर पहले चाय लेकर आओ। इसके एहतजाज की परवाह किए बगैर हसीब इसे किचन की सिमत ले गया, जबकि हरीम मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मुतवज्जो हुई जो कोफ्त ज़्यादा बैठा था। ये दोनों एक जगह हों तो सर में दर्द होना हैरत की बात नहीं। हरीम इसके तासुरात पर हंसती बोली। अब अम्मी और चची के दरमियान क्या मसला चल रहा है, वो पूछ रहा था। वही रिवायती देवरानी जेठानी वाली चपकलिश। हरीम बेजारी से बोली। खाने के बाद वो सबके साथ ही लाउंज में मौजूद था। बड़ों के दरमियान जारी गुफ्तगू को सुनते सुनते वो काफ़ी बोरियत महसूस करने लगा, लिहाजा गैर महसूस अंदाज में लाउंज से निकल आया। सामने ही किचन में हरीम और खजीना मसरूफ़ नजर आई। वहाँ से नज़र हटाता वो आवाज़ों के ताक़ुब में खजीना के कमरे की तरफ चलाया। कंप्यूटर के सामने मौजूद हसीब खजीना के भाइयों के हमरा किसी एक्शन मूवी के ट्रेलर देखने में मगन था। कमरे का जायजा लेते हसबान की निगाह बेड के साइड टेबल पर रखी तस्वीर तक गई, जिसमें हसीब के साथ खजीना का मुस्कुराता चेहरा नुमाया था। खिड़की के करीब वो बाहर की चहल पहल को देख रहा था, जबकि खजीना की आवाज़ ने चौंकाया। आपकी चाय मैं यहीं ले आई। मुस्कुराते हुए इसने मग हसबान को दिया। बहुत अच्छा किया। एक बात बताओ, यहाँ मेरे या तुम्हारे अम्मी अब्बा के आने का कोई इम्कान तो नहीं? नहीं, वो सब तो लाउंज में बातों में मसरूफ़ हैं, मगर आप क्यों? हैरान होती वो बात अधूरी छोड़ गई जब हसबान ने मग सारे टेबल पर रखा। अगले ही पल खजीना को मजीद हैरत का झटका लगा और दूसरे ही पल इसे शीदीद नागवारी महसूस हुई, जबकि इसकी नज़रों की परवाह किए बगैर हसबान लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगा चुका था। इम्पोर्टेड सिगरेट की महक से बचने के लिए वो फ़ौरन नाक पर हाथ रखती पीछे हट गई। तुम्हें यकीनन बुरा लग रहा है, मगर मुझे तुमसे ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे रूम में स्मोकिंग करने का लुत्फ़ करारा ही होगा। इस गहरान और नागवार से तासुरात को देखता वो मुस्कुराहट छुपाए बोला। आपको ये लत कब से लग गई? काफ़ी सदमे से खजीना ने इसकी उंगलियों में दबी सिगरेट को देखा। लत तो नहीं लगी, मगर रात में एक आध बार ये शुगल करने की आदत हो गई। जवाब देता वो रुख खिड़की की सिम मोड़ गया। तभी खजीना की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। हसीब इसके सर पर हाथ बरसाता हसबान की तरफ मुतवज्जा हुआ। बदतमीज़, बड़े भाई के सामने स्मोकिंग कर रहे हो? हसीब ने इसे घरका। क्या पहली बार कर रहा हूँ? हाँ, तुम तो बड़ी दीदा दलेरी से मेरी नज़रों के सामने ये करते हो। वैसे भी हम मुफलिसों की अहमियत ही क्या है, वैल्यू तो तुम्हारी हो गई। दादी जान ने अपना फ्लैट तुम्हारे नाम कर दिया, इनके अकाउंट की सारी रकम तुम्हारी हो चुकी। तुम्हारे सामने हम जैसे गरीब गुरबा की क्या हैसियत? आंखें सुकेड़े हसीब घूर रहा था, जो इत्मीनान से सिगरेट के कश लेने में मगन था। भाई जान, मैं समझ रही हूँ, मैं गरीब गुरबा में अपना शुमार करूँ या मुफलिसों में? मुझे तुम शराफत से सैंडल्स और ज्वेलरी के पैसे दे देना। खजीना के जताने पर हसीब ने कड़ी नज़रों से इसे देखा और फिर इसका भारी हाथ अचानक किसी तरह खजीना के सर से टकराया कि हसबान खुद भी एक पल के लिए दंग हो गया। इसे समझ नहीं आया कि खजीना किस तरह हसीब का भारी हाथ बर्दाश्त कर लेती है, हालांकि ये सब इसके लिए नया नहीं था। हसीब को शुरू से आदत थी आते जाते बेवजह वो खजीना के सर को थप्पड़ या इसके बाल खींचना ना भूलता। दूसरी तरफ खजीना पर कोई असर न होता। बचपन से लेकर अब तक वो इस तशद्दुद की आदी हो चुकी थी। बस मुझ पर ही जोर चलता है तुम्हारा। इनको कुछ नहीं कहते, तुम्हारे सामने स्मोकिंग कर रहे हैं, बस नाम के बड़े भाई हो तुम। खजीना जल कर बोली। काहे का बड़ा? इसको गौर से देखो और कसम खा कर बताओ, ये मुझसे 10 साल बड़ा लगता है या नहीं? हसीब ने जिस तरह जज्बाती होकर हसबान की तरफ इशारा किया, वो हैरानी से दोनों को देखते हुए बेसाख्ता हंस दी। सहन में बाइक धोते हुए वो जहाँ इसकी नॉन स्टॉप चलती जुबान पर रश कर रहा था, वहीं वो देख रहा था कि दूसरे तक पर सोया हसीब बार बार करवटें बदलता यकीनन डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर अगले चंद लम्हों बाद ही हसीब झुलाए अंदाज में उठा। खजीना की पुश्त की जानिब थी, इसलिए वो सर से टकराते इसके हाथ से बचने की कोशिश भी ना कर सकी। आइंदा मैं सो रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द भी नजर ना आना। मेरे सर पर बैठी काएँ काएँ किए जा रही हो? इसके हवनक चेहरे को घूरता वो दौड़ता हुआ वहाँ से गया। हसीब, तुम्हारे हाथ काबू में नहीं आएंगे। ये कोई तरीका होता है बहनों से बात करने का? खजीना के उतरे चेहरे ने हरीम को गुस्से में मुब्तला किया। जब भी वो फ़ौरन हसीब की खबर लेने आ गई, इसके पीछे ही गई। जब वो शर्मिंदा सी बैठी हसबान की तरफ मुतवज्जो हो गई, जिसके लिए बाइक धोने से ज़्यादा इस वक्त कोई चीज़ अहम ना थी। गैर इरादी तौर पर वो इसका जायज़ा लेने लगी। अगर तुम मेरा मुकम्मल जायज़ा ले चुकी हो तो मेरी मदद कर दो। यकदम इसकी तरफ मुतवज्जो होता वो जहाँ इसे बुरी तरह शर्मिंदा कर गया, वहीं कुछ परेशान भी। भाई, मैं बाइक नहीं संभाल सकती। इसके भयानक अंदाज पर हसबान हैरत से इसे देखता बमुश्किल मुस्कुराहट
सका था। मैं बाइक यहाँ से हटा रहा हूँ, तुम फर्श साफ कर दो। बाइक को दूसरी जानिब ले जाता हुआ इससे मुखातिब हुआ। वाइपर से पानी समेटते हुए इसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जो अब अपनी शर्ट की स्लीव नीचे करता तख्त पर बैठ रहा था। भाईजान तो कभी इतनी तवज्जो और मेहनत से बाइक नहीं धोते। तुम्हारे भाईजान के पास वक्त कम होता है, जबकि मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। इसकी जानिब देखता वो बोला, वैसे मैं इस बाइक का इतना ख्याल इसलिए रखता हूँ कि कहीं तुम्हें ये शिकायत ना हो जाए कि मैं तुम्हारे भाईजान की चीज़ें खराब करता हूँ। इसके संजीदा लहजे पर खजीना ने चौंक कर देखा, फिर खामोशी से दोबारा पानी समेटना शुरू कर दिया। बस इतना काफ़ी है, जाओ बैठ जाओ। कुछ देर बाद हसबान की आवाज़ पर इसने वाइपर को इसकी जगह पर रख तो दिया, मगर इसका बैठ जाओ यहाँ वाला जुमला इसे तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। सबके दरमियान हसबात से बात करना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता था, मगर इसके और हसबान के दरमियान कभी इतनी बेतकल्लुफ़ी ना थी कि वो तन्हा इसके साथ बैठकर किसी मौजू पर बात कर सके। एक वजह तो ये हो सकती थी कि हसबान हमेशा से ही काफ़ी रिजर्व और संजीदा नेचर रखता था, और फिर वो यहाँ सब के करीब भी नहीं था। साल में कोई 3-4 बार ही बस कुछ दिनों के लिए मेहमानों की तरह आता और चला जाता। बस कुछ अरसा पहले इतना हुआ कि हरीम की शादी के दौरान इसकी रिजर्वनेस और तकल्लुफ़ में इस कदर कमी आ गई थी। खजीना के माँ बाप से बात करने के लिए कभी कभी वो इसके ही फ़ोन पर कॉल कर लेता तो सलाम, दुआ और खैरियत जैसे रस्मी जुमलों का तबादला हो जाता। तक के दूसरे सिरे पर सिमट कर बैठती नाचार वो इसकी तरफ देखने पर मजबूर थी, जिसकी नज़रें खजीना की कलाई में बंधी स्याह डोरी पर ठहर गईं। ये डोरी अम्मी ने बांधी है तुम्हारे हाथ में। इसकी कश्मगी नज़रों पर खुजल होती वो इस बात में सर हिला गई। इनके ख्याल में भाई की तरह तुम्हें भी हर दूसरे दिन नज़र लग जाती होगी। इसके सवाल करने के अंदाज कुछ ऐसा था कि वो जुबान मुस्कुराहट छुपा न सकी। पता है, ये जो शर्ट आपने पहन रखी है, ये मैंने भाईजान को गिफ्ट की थी। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। ये शर्ट मुझे भी अच्छी लगी थी। अपनी शर्ट का जायज़ा लेकर हसबान ने तारीफ़ी लहजे में कहा, आपने वक्ती तौर पर यह शर्ट ली है या हमेशा के लिए भाईजान से ले ली? इसके सवाल पर एकदम ही हसबान के चेहरे के तासुरात बदले। मैं ये शर्ट अभी भाई को वापस कर देता हूँ। इसके साथ लहजे ने खजीना का रंग उड़ाया। नहीं, गलत मत समझे, मैं तो ऐसे ही। वो गड़बड़ाहट में ठीक तरह बोल न सकी, जबकि हसबान रुके बगैर तेज़ कदमों से वहाँ से चला गया। अपनी बेवकूफ़ी पर घड़ों पानी इस पर गिर गया। मज़ीद वहाँ रुक कर हसबान का सामना करने का हौसला नहीं था, लिहाजा वहाँ से रफू चक्कर होने में देर न की। कमरे में दाखिल होकर वह सबसे पहले खिड़कियाँ बंद करने के इरादे से आगे बढ़ी कि तब ही इसकी निगाह सामने जा रुकी। घर की ऊपरी मंजिल पर हसबान के कमरे की खुली खिड़कियों से अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। बेड पर नीम दराज लैपटॉप के साथ साथ अपने शुगल में मसरूफ था। इसकी दूसरी निगाह अपने ताया तक गए, जो हसबान के कमरे से बाहर हॉल की खिड़कियों को बंद कर रहे थे। खजीना को यकीन था अगर वो ऊपर है तो हसबान के कमरे में ज़रूर जाएंगे, जो इनकी मौजूदगी से यकीनन बेखबर था। इसके पास वक्त कम था, सो इसने उजलत में अपने फ़ोन में हसबान का नंबर तलाश किया। वैसे भी हसबान की नाराज़गी और नदामत कम करने का यह अहम मौका था। खिड़की से वो इसे ही देख रही थी, जो मिलाकर अपने फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। ताया अबू आपके कमरे के बाहर मौजूद हैं। इसने कॉल रिसीव करते ही खजीना ने इतला दी। दूसरी जानिब मजीद कोई बात कहे सुने बगैर ही वो जिस तरह हड़बड़ा कर उठता दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए वो खिड़कियों के पर्दे फैलाने लगी। तो के मुताबिक इसके ताया अब हसबान के कमरे में पहुंच चुके थे। कोई 15 मिनट बाद हसबान ने इसे कॉल बैक की। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ऐन वक्त पर मैं अबू के सामने शर्मिंदगी उठाने से बच गया। इनको शक तो फिर भी हो गया था, वो बोली थी। मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि मैंने फ़ौरन एयर फ्रेशनर इस्तेमाल किया। वो बोला, जब ताया अब्बू का इतना खौफ है तो स्मोकिंग तर्क कर दें। मुझे इनका खौफ नहीं, इनका एहतराम है। वो तस्वीर कर गया। भाई जान कभी कोई ऐसा काम नहीं करते, वो जताने वाले अंदाज में बोली थी। हाँ, तुम्हारे भाईजान आला चीज़ हैं, हम तो इनको पैरों की धूल नहीं। इसका इस्तेहज़ाया लहजा खजीना को अजीब लगा। वैसे ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं कि जो काम तुम्हारा भाईजान ना करे, इसे मैं भी ना करूं। इनके और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्यों भाईजान से आपका मुकाबला करने लगी? आप अचानक मेरी हर बात को इतना मनफी अंदाज में क्यों लेते हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये सवाल तुम्हें खुद से कर लेना चाहिए। मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, क्योंकि मेरे पास इतना हैवी मगज़ नहीं कि किसी की भी बात के मनफी या मुस्बित पहलू निकालने बैठ जाऊँ। एक बार फिर बचाने का शुक्रिया, गुड नाइट। स्पाट लहजे में बात खत्म करता वो लाइन डिस्कनेक्ट कर गया, जबकि इसके लहजे और रुखी बातों को लेकर खजीना जाहिर है नागवारी तो महसूस कर रही थी, मगर साथ में उलझ भी गई। लाउंज में ही इसे हसीब नजर आ गया। आमना वहाँ मौजूद ना थी, लिहाजा इससे बेहतर कोई मौका मिलने वाला ना था। हसबान से कोई बात करता वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो करीब आ गई। क्या बात है? हसीब का मशकूक होना लाजमी था। भाईजान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी अधूरी शॉपिंग मुकम्मल करा दो। चेहरे पर मासूमियत पलाए वो इल्तिजा कर रही थी। फ़ौरन उठ जाओ यहाँ से। कड़ी नज़रों से इसे घूरता वो बिल्कुल भी मुतासिर ना हुआ, जबकि हसबान की संजीदा नज़रों पर वो शर्मिंदा होने लगी।
अभी से इतने कंजूस हो गए हो, शादी के बाद तो 1 टका भी नहीं दोगे। जलकर बोलती वो करा उठी, हालांकि बेतवक्का हसीब का करारा हाथ इसके सर पर पड़ा। अब सीधी तरह से 9 2 11 हो जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना मुझे। हसीब के घुरकने पर वो एक पल को रुकी थी। भाईजान, अब मेरा नाम भी जुबान पर मत लाना। कितनी नफरत करने लगे हो तुम मुझसे। शदीद नाराजगी से वो बोलती एक झटके से उठी, जबकि हसबान ने हैरत से हसीब के मुस्कुराते चेहरे को देखा। इसके डायलॉग सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुमने ख्वामख्वाही महीन से शादी का फैसला किया। हसबान के मुस्कुराते लहजे ने पहले खजीना को दंग किया, मगर फिर इसका चेहरा इस तरह गुस्से और नागवारी से सुर्ख हुआ। हसबान भी चौंक गया। हसीब इसे आवाज़ें देता रह गया, मगर वो एक पल के लिए भी ना रुकी। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग की बेरहमी ने सबका हाल ख़राब कर रखा था, मगर हसीब पर शायद ज़्यादा असर हुआ था। हालांकि वह हसीब से नाराज़ कायम रख कर फ़ायदे में रहती थी, मगर हरीम ने जब से इसे फ़ोन पर कह कर बुलाया था कि हसीब की तबीयत ठीक नहीं, तो वो फिर रुक ना सकी। हरीम के साथ मिलकर इसने सबके सोने का इंतजाम छत पर किया। फर्शी बिस्तर पर बिछी चांदनी पर वो बहुत शदोमत से हसीब का सर दुबा रही थी। कुछ ही फासले पर हसबान तकियों के सहारे हरीम के करीब ही नीम दराज इन से बातों में मसरूफ था। हसीब, अब बस भी कह दो, खजीना थक गई होगी। हरीम को इस पर तरस आया जो बोली थी, मगर हसीब की आंखें बंद किए अनसुनी कर गया, या फिर सो चुका था। अपिया, ताई अम्मी तो सो गई, वरना इनकी नज़र उतार देती। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे। पता नहीं मेरे भाईजान को किसकी नज़र लग गई। वो शदीद तशवीश से बोली। तुम्हारे भाईजान के पास है क्या जो इसे नज़र लगेगी। हसबान के खौफज़दा लहजे पर खजीना ने बस एक नागवार निगाह इस पर डाली। मैं जाग रहा हूँ अभी। हसीब ने फ़ौरन आंखें खोली। वेल, आई एम सॉरी। हसबान ने जिस रवानी से माजरत की थी, हरीम बेसाख्ता हंसी, जबकि खजीना हरीम के बेटे की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो घुटनों के बल टहलता टहलता इसकी गोद में चढ़ आया। आतिर को कंधों से लगाए टहलती वो इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। हसीब सो चुका था, जबकि हरीम और हसबान बातों में मसरूफ। जानबूझकर वो इन दोनों से अलग थी। वजह ज़ाहिर है हसबान ही था। यह सच था कि जो फजूल बात वो हसीब और इसके सामने कर गया था, इसकी वजह से खजीना का दिल इसकी जानिब से ख़राब हो गया। आखिर वो मजाक में भी इस किस्म की बात किस तरह कर गया। अब वो इतनी बेवकूफ़ भी ना थी कि ज़ू मायने जुमलों और इनके मकसद को ना समझ सकती। बढ़ते हब्स ने एकदम से नींद से बेदार किया। जब वो सोया था, हल्की हल्की हवा ने गर्मी के जोर को हद तक कम कर रखा था, मगर इस वक्त तो हवा बिल्कुल रुकी थी, हबस ज़दा घुटन में। इसलिए वो दोबारा सो ना सका। वो जानता था कि अब शावर लेने के बाद ही इसे सुकून हासिल होगा। सीढ़ियों पर फैली तारीकी से अंदाज़ा हो रहा था कि लाइट मुस्तकिल गायब ही है। इस वक्त वो अपने कमरे की दहलीज तक ही पहुंचा था, जब अचानक कोई इससे टकराया। इसकी भयानक चीख पर हड़बड़ा कर वो सरस से इसके मुंह पर हाथ रखता इसकी चीखों का गला घोंट गया। खौफ की शिद्दत से वो कांप रही थी। मैं हूँ, चीखने की क्या ज़रूरत थी अहमक लड़की। इसे गिरकते हुए हसबान को अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। सच तो यह था कि हसबान के अपने हवास मुख्तल हो गए। ना वो इसके भीगे बालों में उलझ जाने वाले अपने हाथ को आज़ाद करवा पा रहा था, ना इसकी घुटी घुटी चीखें इजाज़त दे रही थी कि वो अपना हाथ इसके मुंह से हटाने का रिस्क लेता। बस चंद लम्हे लगे। हसबान को अपने हवास मुश्तबा करने में। इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हुआ। अब मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि तुम मेरे कमरे में हो। मैंने बेवकूफ़ी की, मगर तुम तो टॉर्च ले आती। इसका लरजता हाथ थाम कर स्टेयर की सिम ले जाता। वो इसकी मदम सिसकियों पर नादिम था। मैं खुद चली जाऊंगी। हिफ़्फ़त से हाथ छुड़ाती वो भर्राए लहजे में बोलती स्टेप्स तय करते ऊपर चली गई। शावर से फारिग होने के बाद जब वो ऊपर पहुंचा, तो पहली नज़र इस पर गई जो सर से पैर तक चादर में छुपी हुई थी। हाथों का तकिया बनाया आसमान को तकते हुए एक अजीब बात हुई। मुस्तकिल ठंडी फवार जैसे लम्स को अपने करीब महसूस कर रहा था। ऐसी पुरसकून खनकी का एहसास था जिसको बाहर की गर्मी भी तोड़ ना सकी थी। खुले गेट से अंदर दाखिल होते हुए पहली नज़र इस पर ही पड़ी, जो क्यारी के करीब दीवार पर फैली घनी बेलों को पानी की बौछारों से नहला रही थी। अपिया और ताई अम्मी अभी तक वापस नहीं आई थी। इसके मुतवज्जा होने पर खजीना को इसे मुखातिब करना पड़ा। शायद कुछ देर में दोनों आ जाए। तुम्हें कोई काम है? वो मसरूफ़ अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, वैसे ही आई थी। फिर मैं जाती हूँ, बाद में आ जाऊँगी। फिक्र मत करो, भाई है घर में। मैं तुम्हें खाने की कोशिश करूंगा तो वो तुम्हें बचा लेगा। इसे जाने के लिए पर तोड़ते देख कर वो संजीदगी से बोला। भाईजान इस वक्त घर में है। इनकी तबीयत क्या अभी भी खराब है? हसबान की बात नज़रअंदाज करती वो पूछ रही थी। खा पचा कर पैर पसारे सो रहा है तुम्हारा भाईजान, और फिर तुम मौजूद हो इसकी तबीयत ठीक करने के लिए। इसका तंज़िया लहजा खजीना को सुलगा गया, मगर वो जब्त कर गई। रात में क्या हुआ था तुम्हें? बगौर इसके चेहरे को देखता वो सवाल कर गया। जवाबन वो बस इसे देखती रह गई। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वैसे आपस की बात है, मैं भी डर गया था। पाइप क्यारी में डालता वो बोला। तुम्हारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? इसके मुकाबिल आता पूछा। हो जाएगी मुकम्मल, अब मैं जाती हूँ। अपिया आ जाएंगी तो। उजलत में बात मुकम्मल करते करते वो एकदम रुकी। दूसरी जानिब हसबान ने अपने वॉलेट में से निकाले गए रुपए इसकी तरफ बढ़ाए, जो दंग थी। तुम्हारी शॉपिंग इन रुपयों से हो जाएगी? वो पूछ रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं, आप ये रुपए वापस रख लें। खजीना का चेहरा सुर्ख हुआ। हसबान का रुपए
नह इसे बिल्कुल अच्छा न लगा। अगर भाई ये रुपए देता तो क्या तब भी यही कहती? बगौर इसकी पेशानी पर नमूदार होते बल देख कर बोला, भाई जान की बात अलग है, इनसे रुपए मांगने की तो मुझे आदत है। इसके बढ़े हुए हाथ में मौजूद पैसों पर दूसरी नजर डाले बगैर वो बोली, ऐसी भी क्या बात अलग है कि तुम इनसे ले सकती हो, मुझसे नहीं। इसका सर्द सवालिया लहजा खजीना को परेशान कर गया। ऐसा कुछ नहीं, भाईजान ने मेरी शॉपिंग के लिए रकम अपिया को दी थी, वो मेरी चीज़ें लेकर आने वाली हैं, मैं इसीलिए आपसे पैसे नहीं ले रही क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं। इस बार वो अपने लहजे में नागवारी छुपा ना सके। ठीक है, अगर तुम्हें इन रुपयों की ज़रूरत नहीं तो फिर अब ये मेरे लिए भी अहमियत नहीं रखते। इसका लहजा सर्द था, जबकि खजीना हद तक नज़रों से इसे देख रही थी, जो सारे नोट एक साथ फाड़ कर इनके टुकड़े करता सामने से हट गया। अगर इस वक्त हरीम और आमना की आमद ना होती तो यकीनन वो एक सेकंड के लिए भी वहां ना रुकती। शादी के 2 दिन पहले इसके ताया की फैमिली भी पहुंच गई। सब ने महसूस किया इन सब की आमद ने हस्बान की कनूतियत और बेजारी को गायब कर दिया। इन सब के दरमियान वो बहुत हशाश बशाश और खुशगवार मूड में था। सबकी खातिर दारियों और बकिया रह जाने वाली तैयारियों की वजह से हरीम से ज़्यादा वो घनचक्कर बन गई। इसके बाप और दोनों ताया को माँ की जुदाई का गम बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लिहाजा इसके घर के हर फर्द के साथ साथ माहीन के घर वालों ने भी इन सब के जज्बात का एहतराम करते सादगी का ख्याल रखा। कोई गैर ज़रूरी रस्म नहीं रखी थी। शादी के बस 2 अहम तकरीबात में चंद खास और करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। शादी की खुशी अपनी जगह, मगर ऐन शादी के दिन घर का माहौल काफ़ी सोगवार हो गया। जब वो सब बारात ले जाने की तैयारियां कर रहे थे, चूड़ियों से लेकर सैंडल तक, इसने मैचिंग का ख्याल रखा, मगर सब के उतरे चेहरे देखने के बाद वो बेदिली से तैयार हुए। इस वक्त वो अपनी एक कज़न को तैयार होने में मदद दे रही थी जब हरीम वहां आई। इसकी रोई रोई आंखों और सतह चेहरे ने खजीना को मुस्तरब किया। हरीम की हिदायत पर वो आतिर को लेने ऊपर चली गई। हस्बान का कमरा ही एक पुरसुकून जगह थी जहाँ आतिर को हलीम सुलाह कर आई थी। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए रुकी। आतिर बेड पर सोया था, मगर वहाँ आसमान में मौजूद था। वो बेड के किनारे पर बैठा था, लेकिन इसकी पुश्त खजीना की जानिब थी। इसे देखते हुए हसीन खजीना को अजीब सा कुछ महसूस हुआ। दूसरी जानिब कदमों की आहट पर हस्बान एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, मगर रुख फेरे ही रखा। लेकिन खजीना देख चुकी थी, वो टिश्यू पेपर से अपनी आंखें साफ कर रहा था। यह देखने के बाद वो यकायक ही इसकी हमदर्दी में मुब्तला हुई। सब नीचे हैं, आप भी चलें भाई, वो नरम लहजे में बोली। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। भारी आवाज़ में बोलता वो इसकी जानिब देखे बगैर वॉशरूम की सिम बढ़ गया, मगर इसके चेहरे पर फैले अजियत के तासुरात ने खजीना को इसकी हदायत पर अमल करने से रोक दिया। अपनी दादी से मोहब्बत इसे भी थी, मगर वो हस्बान से इनकी मोहब्बत का मुकाबला ना कर सकती थी, ना ही हस्बान के गम का। अपनायत के इजहार के लिए वो वहीं रुकी, इसका इंतज़ार करने लगी ताकि इसको साथ लेकर नीचे जाए। इसे तन्हा यहाँ छोड़ कर जाना खजीना को अच्छा न लगा। भीगा चेहरा टॉवल से साफ करता वो जब वॉशरूम से निकला तो खजीना को मौजूद देख कर इसके तासुरात बिगड़े थे। मैंने तुमसे कहा था यहाँ से जाने के लिए, फिर क्यों रुकी हो? जाओ यहाँ से, वो जिस तरह भड़का और बुलंद आवाज में बोला। खजीना का चेहरा सफ़ेद हुआ। अगले ही पल इसकी सुर्ख आंखों से झलकते आंसू उमड़े। आंसू के साथ वो तीर की तरह कमरे से निकली। आतिर को भी भूल गई। ऊपर आते हसीब ने दंग नजरों से इसे देखा, जो धुआं धुआं रोना शुरू हो चुकी थी। आतिर को बेड से उठाता वो चौंक कर हसीब की तरफ मतवज्जा हुआ, जो खजीना का हाथ पकड़े कमरे में आया। हस्बान के तासुरात इसे देख कर तन गए, जो हसीब के पीछे छुपने की कोशिश में थी। हस्बान, क्या हुआ है? क्यों चिल्लाए हो तुम खजीना पर? हैरान नजरों से हसीब ने इसे देखा। अगर मैं चिल्लाता तो सब मेरी बात सुनते, तो फिर ये क्यों रो रही है? ये सवाल तुम इससे ही करो। मेरी प्राइवेसी में कोई भी आकर मुदाखलत करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें नखरे उठाने की आदत होगी, मगर मुझसे तवक्को मत रखना। वो हसीब पर बरसा। आतिर को संभाले दरवाजे की सेम बढ़ गया। एक निकाह भी इस पर नहीं डाली, जो रोना भूल कर तिल मिला उठी। मैंने इनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो आतिर को लेने आई थी, दरवाज़ा भी खुला था। खामोश रहो, इसमें और मुझ में फ़र्क है अहमक, ज़्यादा ख्याल किया करो। वैसे भी तुम जानती हो वो कितना डिस्टर्ब है, इस बात को दिल पर ना लो। इसे गिरफ्ते हुए हसीब ने समझाया भी था, मगर खजीना का दिल पहले से ज़्यादा हस्बान की तरफ से ख़राब हो गया। इसका रहा सहा जोशो खरोश भी मान पड़ गया। सर दर्द का बहाना करके वो पहले ही सब का मुंह बंद कर चुकी थी। हरीम के इसरार के बावजूद इसने एक तस्वीर भी माहीन और हसीब के हमरा ना बनवाई। माहीन को लेकर जब वो सब वापस घर पहुंचे तो वो सिर्फ अपनी माँ को इत्तला देकर अपने घर आ गई थी। तबीयत की खराबी का बहाना मिल गया। वैसे भी सब देख रहे थे वो किस तरह घन चक्कर बनी रही है। वलीमे की तकरीब में इसे अपना मूड कुछ बहाल करना पड़ा, क्योंकि इसकी बेदिली और बेजारी पर हसीब ने बिगड़ना शुरू कर दिया था। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? मुस्कुराते हुए वो तख्त पर आ बैठी। तुम कहाँ गायब हो सुबह से? अब आने की फुर्सत मिली है? आमना ने नाराजगी से इसे देखा। ये शिकायत भाभी करती तो मुझे अच्छा लगता। मुस्कुराती नजरों से इसने माहीन को देखा, जो करीब ही कुर्सी पर बैठी थी। तुम शिकायत का मौका ही नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा आधे से ज्यादा दिन तो यहीं गुजरता है। माहीन के लहजे में तंज जैसी चीज थी, जिसने आमना को भी चौंका दिया। रही बात खजीना की, तो
गुजरे चंद हफ्तों में वो महीन कैसे तंज लहजे की आदी हो गई थी। भाई जान भी यही कहते हैं। लगता है उन्होंने मेरे खिलाफ खूब आपके कान भरे हैं, खजीना ने हंसते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों मेरे कान भरने लगे? अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो साफ कह दो। महीन के उखड़े लहजे ने इसे दंग कर दिया। भाभी, मैं मजाक कर रही थी, आप संजीदा क्यों हो गई? तुमने बात ही ऐसी की है। खैर जाने दो। इसने नकुवत भरे अंदाज पर खजीना ने जब्त करते आमना को देखा जो बस खामोश थी। भाई जान कहाँ है? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, सब साथ पियेंगे। माहौल का तनाव कम करने के लिए वो हल्के अंदाज में बोली। वो तो अभी सो रहे हैं। तुम्हारा अगर मूड है तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, महीन ने मारे बांधे ही कहा। अरे नहीं, मैं भाई जान के जागने का इंतजार कर लेती हूँ। इसके फौरन कहने पर महीन के तासुरात सपाट हो गए। असर का वक्त हो रहा है, अब जाकर इसे जगा दो। सास की हदायत पर नाचार महीन को उठना पड़ा। ताई अम्मी, मुझे इनका रवैया समझ नहीं आ रहा। शादी के बाद से ही ये मुझसे उखड़ी उखड़ी हैं। मैं बात करूँ तो कर लेती हैं, वो भी इस तरह जैसे अभी कर रही थी। मुझे लगता है इनको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। बिलाखिर वो आज खामोश ना रह सकी और खामोश रहती भी क्यों? इससे कभी माहीन की इज्जत और अहमियत में कमी ना आने दी थी। वहम मत करो, अपनी माँ की तरह जाओ जाकर चाय बनाओ। आमना के डपटने पर वो सर झटकती उठ गई, मगर आमना गहरी सोच में मुब्तला हो गई। इनकी जहांदीदा नजरों से बहू की तेवर छुप न सके, वरना इनको भी अंदाजा हो चुका था कि माहीन को खजीना का यहाँ आना और रहना खिलता तो है ही, मगर इससे ज़्यादा नागवार गुजरता है कि खजीना हसीब से बेतकल्लुफ़ है। वो सब देख रही थी, महसूस कर रही थी, मगर फ़िलहाल मसलहत के तहत खामोश थी। इनको खजीना से ज़्यादा इसकी माँ की फ़िक्र थी। बहू की नागवारी की भनक अगर इन तक पहुँच गई तो जो ववेला इन्होंने मचाना था वो तो बात की बात थी। पहली फुर्सत में तो वो अपनी बेटी का इनके घर आना जाना बंद कर देती। इख्तलाफात फिर सिर्फ देवरानी और जेठानी के दरमियान रहेंगे। रिश्तेदारी अलग खतरे में आ सकती थी। अपनी माँ की गर्म मिजाजी से खजीना भी वाकिफ थी, लिहाजा इसकी तरफ से आमना मुतमईन थी कि अपनी माँ के सामने वो ये सब बातें नहीं करेगी। मगर कब तक? इस बारे में अब संजीदगी से हसीब से भी बात करना ज़रूरी समझती थीं। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आते ही खुशी और नूर की लहरें हर सिम फैल गईं। चाँद की मुबारकबाद ताया ताई को देने की अजलत में वो तन्हा ही घर से निकल आई। इसके फरिश्तों को भी खबर न थी कि हसीब इसे तन्हा ही अपने घर की सिम जाते हुए देख चुका है। घर में पहला टकराव हसबान से ही हुआ। इसे तो क्या ही वो चाँद की मुबारकबाद देती, बस सलाम करती आगे बढ़ गई। लाउंज में आमना और माहीन दोनों ही थी। माहीन का अंदाज इसकी गर्मजोशी के बदले में बस लिया दिया सा था। खजीना अब इसकी उकताहट को इग्नोर करती, इससे फासला रखती थी। आमना से लिपटती वो इनसे दुआएं ले रही थी, जबकि हसीब इंतहाई बिगड़े मूड में वहाँ आया। किसके साथ आई हो तुम? इसके इंतहाई सख्ती से बाज पुरस करने पर खजीना ने चाहा कि झूठ बोल दे। भाई यहाँ बाप इसे छोड़ कर गए हैं, मगर लाउंज में आते हसबान को देख कर जुबान रुक गई, क्योंकि वो गेट पर इसे तनहा देख चुका था। कुछ बैद ना था कि वो इसके झूठ का भांडा फोड़ कर मजीद हसीब के गुस्से को हवा देता। कितनी बार मना किया है कि तन्हा बाहर मत निकला करो। सड़क पर 1000 लोग मौजूद होते हैं, हर किस्म की नजरें पड़ती हैं, मगर तुम्हारी अकल में कोई बात नहीं आती। शदीद गुस्से में वो इस पर धड़ा, जिसका चेहरा उतर गया। अब इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? लड़कियां तन्हा बाहर निकलती ही हैं, और ये कौन सा मीलों दूर चल कर यहाँ आई है? चंद कदम का फासला है। हसबान ने दरमियान में बोलकर मामला ठंडा किया। चंद कदम का फासला हो या एक कदम का, जिस काम के लिए मैंने मना किया है वो नहीं करना इसे। औरों की मिसालें मत दो मुझे। भड़कते लहजे में ही वो हसबान को खामोश करवा गया। हसबान ने ठीक ही कहा था, दिन में 10 बार तो इसके यहाँ चक्कर लगते हैं। महीन सुलग कर बोली। खजीना के लिए शोहर का इस कदर पॉजेसिव होना इससे बर्दाश्त ना हो रहा था। क्यों? घर के मर्द मर गए जो मैं इसे तन्हा सड़कों पर निकलने की इजाज़त दूँ? वो महीन पर बरसा। अब ये ऐसा नहीं करेगी, मैं समझा दूंगी इसे। आमना ने धीमे लहजे में बेटे को शांत करना चाहा। अब ऐसा करेगी तो मेरे हाथों पैर कुटवाएगी ये मेरे। मजीद गुस्से का इजहार करता वो लाउंज से निकल गया। सोफे से उठती माहीन ने बस एक नागवार निगाह आंसू बहाती खजीना पर डाली, जो खुद भी लाउंज से निकल गई। जिसका दिल चाहता है मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। सबकी नज़रों में मैं ही खटकती हूँ। अब नहीं आऊँगी यहाँ, अपने घर के अंदर ही मरूंगी। हसबान की परवाह किए बगैर वो आमना के सामने दिल की भड़ास निकाल रही थी। जिस काम से वो चिढ़ता है वही काम करती हो तुम। वो गुस्सा करता है फिर तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या ज़रूरत थी तन्हा निकलने की? हसीब को ही फ़ोन कर देती, वही ले आता यहाँ। आमना ने इसे डपटा। बाहर इतनी रौनक हो रही है, क्या मुझे हक नहीं है अपनी मर्जी से बाहर निकलने का? यहाँ तक आने के लिए भी एक एक का मुंह देखना पड़ता है। किसने कहा तुम्हें हक नहीं है अपनी मर्जी से बाहर निकलने का? हसबान ने इसे टोका। जवाबन वो बस आंखें रगड़ रही थी। तुम्हें बाहर निकल कर रौनक देखनी है तो चलो मेरे साथ। इसके कतई लहजे पर खजीना ने हैरत से इसे देखा। चलिए जाओ, मुझे सहरी के लिए कुछ सामान मंगवाना है। तुम साथ जाओगी तो ये देख कर चीज़ें ले लेना, आमना ने कहा। चेहरा खुश करके इसने वॉश बेसिन में अपना जायजा लिया, फिर सर पर
दुपट्टा ठीक करती गेट की सिम भर गई। बाहर ईंट गिर का जायजा लेता हसबान इसी के इंतजार में था। चले? इसके मतवज्जा होने पर वह बात में सर हिलाती हम कदम हो गई। चांद नजर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा रौनक हो गई है। हसबान ने तायीद चाही। आप काफ़ी टाइम बाद रमज़ान यहाँ गुजारेंगे, वरना आपको पता होता कि हर साल यहाँ ऐसी रौनक होती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कुछ देर पहले का गुस्सा और तासुब यकलक गायब हो गया। रमज़ान की आमद की खुशी दोबारा अरूज पर पहुँच गई। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए सब ही बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। सड़क के दोनों जानिब रिहायशी इमारतों और स्टोर को कमकमों से सजाया गया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आते जाते लोग, मुख्तलिफ आवाज़ें, साइकिलिंग करते बच्चे, गुजरती गाड़ियों का शोर, मुख्तलिफ शॉप्स पर ग्राहकों का रश, मस्जिद के लाउड स्पीकर से उभरती आवाज़ें। जिस कदर रौनक ज़मीन पर थी, इससे ज़्यादा आसमान पर दिखाई दे रही थी। जिस वक्त वो घर से हसबान के हमरा जाने के लिए निकली थी, इससे अजीब लग रहा था, मगर हसबान की हल्की फुल्की बातों ने इसकी हिचकिचाहट को यकसर दूर कर दिया। हसबान के बारे में इसकी राय बदलती रही थी, अच्छी भी और बुरी भी, मगर आज जिस तरह हसबान ने इसके एहसासात को समझा और एहतराम किया, इसके बाद इसे कोई राय कायम करने की ज़रूरत नहीं थी। शायद वो इन लोगों में से था जो दूसरों को बहुत कम अपने बारे में जानने का मौका देते हैं कि वो कितने अच्छे दिल के मालिक हैं। पहली बार वो इस तरह आज़ादी से ऐसी पुर रौनक और मसरूफ़ सड़क पर वॉक कर रही थी, वरना तो करीब में लाइब्रेरी तक भी इसे ले जाने के लिए हसीब बाइक का इस्तेमाल करता। घर की खवातीन के साथ पैदल चलना इसे सख्त नापसंद था। हसबान इसके हमरा चलता बिल्कुल नॉर्मल मूड में था। इसके चेहरे पर नागवारी या बेजारी का तासुर नहीं था। सारी चीज़ें ले ली हैं, अब आप पेमेंट कर दें। लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें चेक करने के बाद बोली। तुम्हें अपने लिए कुछ लेना है? हाँ, बस चॉकलेट्स, और भाभी के लिए भी। एक पल को सोचकर इसने कहा। वापस घर की तरफ चलें या और आगे जाना है? स्टोर से बाहर निकलते हसबान ने पूछा। बस घर चलते हैं, वो बोली थी। अच्छा लगा। सब तुम्हें या मेरे साथ बाहर निकलना अजीब लगा? अजीब क्यों? मुझे तो अच्छा लगा। भाईजान तो कभी मुझे इस तरह बाहर नहीं ले जाते। शुक्र है, कहीं तो तुमने मुझे किसी मामले में अपने भाईजान से बेहतर जाना। वैसे मैं बहुत हैरान था, तुम भाभी से डरती हो। तुम्हारा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुस्कुराती नज़र हसबान ने इस पर डाली। इनका कभी कभी का गुस्सा होता है, इतना ज़बरदस्त। गुस्से में तो आपसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। रवानी में तो वो बोल गई, मगर अगले ही पल शर्मिंदा हुई। ऑन द स्पॉट मुझे शर्मिंदा करने के बाद अब खुद शर्मिंदा मत हो। इसने खशमगीन लहजे पर वो बमुश्किल हंसी रोक सके। पहले रोज़े की अफ्तारी और खाने पर आपकी तरफ से सब हमारे घर पर इनवाइट होते हैं। आप ही और आज़र भी आएंगे। वो याद दिला रही थी। सहरी क्यों छोड़ दी? वो भी आप हमारी तरफ कर लीजिएगा। वो फ़ौरन बोली थी। बिल्कुल नहीं, कल तो सहरी में ही उठना मुश्किल लगेगा। जब उठने की आदत हो जाएगी तो खुद ही अचानक पहुँच जाऊँगा। कल भी उठना मुश्किल ना हो अगर आप जल्दी सो जाएं। कल भी 2 बजे रात मैंने आपको स्मोकिंग करते देखा। तुम रात 2 बजे भी अपनी खिड़की से मुझे चेक करती हो? जी नहीं, वो तो बस इत्तेफाक था कि मैं जाग रही थी। इसलिए फ़ौरन कहते ही मुस्कुराहट छुपाए, अब भी बाहर निकलने का मूड हो तो मुझे बताना, बिला वजह आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। इसकी ताकीद पर वो मुस्कुराई। आप अंदर नहीं आएंगे? अभी नहीं। ये अपनी चॉकलेट्स लो और अंदर भागो। भाई वहाँ से तुम्हें घूर रहा है। हसबान के कहने पर वो उजलत में से खुदा हाफिज कहते घर में चली गई, जबकि हसबान सड़क क्रॉस करता अपने घर की सिम भर गया। गेट के सामने खड़े हसीब के तासुरात देखता वो मुस्कुराहट छुपा न सका। देख रहे हो, मैं ज़रा हद में रहूँ? किसकी इजाज़त से इसे बाहर ले गए थे तुम? खशमगीन लहजे में हसीब ने पूछा। तुमने ही मौका दिया था चौके लगाने का। इसके मुस्कुराते लहजे पर हसीब अपनी मुस्कुराहट छुपा न सका। अफ्तार के बाद सारे काम जल्दी जल्दी मुकम्मल करके इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हसीब ने पहले ही से वार्निंग दे दी थी कि अगर इसने देर की तो वो और सिर्फ महीन को ही बाहर डिनर के लिए ले जाएगा। अब वो ऐसी बेवकूफ़ ना थी कि बाहर डिनर करने के सुनहरे मौके को गंवा देती। सुबह से पहले तैयार होकर पहुंच गई। हसीब के कमरे के दरवाजे पर इसने दस्तक देनी चाहिए कि खुले दरवाजे से महीन की उभरती गुस्सीली आवाज़ दस्तक देने से रोक गई। मुझे बताए बगैर तुमने इसे साथ चलने की दावत दी भी क्यों? शादी के बाद जहाँ जहाँ हम गए तुम साए की तरह इसे साथ लेकर चलते हो। हद होती है ज़ब्त की। मैं तन्हा तुम्हारे साथ बाहर तक नहीं जा सकती। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी परवाह है। अगर इसे ही कंधे से लगाए घूमना था तो मुझे इस घर में क्यों लाए? इसी से निकाह पढ़वा लेते। बकवास बंद करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इतनी घटिया बातों पर। किसके बारे में ये मुगलजात बक रही हो? जानती हो तुम? हसीब की मुश्तिल आवाज़ इसके कानों तक पहुंची, इसके ठंडे पड़ते वजूद को बर्फ बना गई। मुझे तुम बकवास करने पर मजबूर कर रहे हो। खजीना खजीना, जिसको देखो इसके नाम की माला जपता है। मेरी क्या अहमियत है इस घर में? जिसकी है इसी को बसाना था। यहाँ 24 घंटे तो वैसे ही वो मेरे सर पर गुजारती है। अजाब बन गई है मेरी ज़िंदगी। महीन की चीखती आवाज़ इसके दिमाग को मुकम्मल माफ कर चुकी थी। हसीब क्या बोल रहा था इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भयानक सन्नाटे में घिरी वो बमुश्किल अपने पैरों को खींचती बाहर आई। तस्बीह पढ़ती आमना इसे देख कर ये चौंक गई।
इसका चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद था। तख्त के किनारे बैठते हुए इसने अपना भारी होता सर हाथों में गिरा लिया। खजीना, क्या हुआ? ताई अम्मी, भाईजान से कह दीजिएगा मैं इनके साथ नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसके लरजते लहजे ने इनको तशवीश में मुब्तला किया। अभी कुछ देर पहले ही तो वो खुशबाश सी अंदर गई थी। ठीक है, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं हसीब से कह दूंगी। आमना चाहते हुए भी इससे दूसरा कोई सवाल न कर सकी, जबकि वो खामोशी से दुपट्टे में चेहरा छुपाए इनके करीब ही लेट गई। कानों में गूंजती माहीन की जहरीली आवाज़ के कोड़े इसके आसाब को इस कदर निढाल कर गए कि चंद लम्हों में ही इसका जहन तारीकियों में डूब गया। कमरे में दाखिल होते हुए इसकी नज़र हसबान के संजीदा चेहरे को देखने के बाद आमना के तासुरात पर गई। वो यकीनन गुस्से में थी। इसकी मौजूदगी से बाखबर होने के बावजूद इसकी तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी। खजीना को आपने घर क्यों जाने दिया? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो यही रोक लेना था। वो बोला, अब अगर कोई कसर रह गई है तो माहीन को लेकर चले जाओ इसके पास, ताकि इसके माँ बाप को खबर हो जाए। वो कांटे की तरह यहाँ खटक रही है। आमना के मध्यम मगर गुस्सीले लहजे पर वो बोल न सका, मगर इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। मैं अब तक इसलिए खामोश थी कि मुझे उम्मीद थी तुम माहीन को समझा दोगे। अल्लाह का शुक्र है कि हरीम अपने घर की हो गई, वरना इसकी इस घर में मौजूदगी पर भी वबाल बन जाता। मैं खुद मना कर दूंगी खसीना को कि अब इस घर में कदम भी ना रखे। अभी इतनी बातें बन गई हैं, कल इसके माँ बाप तक पहुँच गई तो हम कहीं मुँह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। तुम्हारे बाप के सामने भी जवाब दे नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी जवाब दे है, या फिर वो खजीना से पूछेंगे। अम्मी, इस तरह भाई पर गुस्सा उतारने से क्या हासिल होगा? अपने साथ साथ आप इसकी परेशानी बढ़ा रही हैं। हसीब के शर्मिंदा चेहरे पर हसबान को रहम आया। बात को जिस कदर बढ़ाएंगे वो इतना बढ़ती जाएगी। बेहतर यही है जो गलत हुआ है इसे सुधारा जाए। मेरी नज़र में माहीन की कोई गलती नहीं, वो कसूरवार बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हारी नज़र में हम सब कसूरवार हैं? आमना ने नागवारी से इसे देखा। जी हाँ, और हम सब में भाई और आप ज़्यादा कसूरवार हैं। माहीन को इस घर में आए अरसा ही कितना गुजरा है। वो चंद दिनों में इस घर के रहन सहन और माहौल में एडजस्ट कैसे कर सकती है, जब तक कोई इसकी रहनुमाई नहीं करेगा। इस घर में किस फर्द का क्या मनसब है, क्या मुकाम है, ये इसे बताना समझाना आपका काम है। इस पर इल्हाम नहीं होगा, आपने इसे बताना है भाई के लिए, आप बताना है कि भाई के लिए, आपके लिए और अबू के लिए। अपिया और खजीना में कोई फ़र्क नहीं। इस घर में इसकी हैसियत एक बहन और बेटी जैसी है। महीन के लिए यहाँ हर रिश्ता नया है। इसे हर रिश्ते को गहराई से समझने के लिए वक्त दरकार है। कुछ वक्त लगेगा मगर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ के तौर तरीके समझ जाएगी। लेकिन कोई इसे समझाने की कोशिश तो करे। भाई अगर इसे नहीं समझा सकता तो आप प्यार से समझाएं, यकीनन वो समझ जाएगी। हसबान के गहरे संजीदा लहजे पर आमना कुछ सोचते खामोश रहीं। मैं कल ही जाकर खजीना से बात करूँगा अगर मौका मिला। ऐसे कैसे वो यहाँ आना बंद कर सकती है? हसीब बोला, नहीं, तुम कल मत जाना, अभी इसकी तबीयत भी बेहतर नहीं, मज़ीद परेशान होगी। आमना बोल रही थी जब कमरे में माहीन की आमद हुई। इन सब को खामोशी से अपनी तरफ मतवज्जा होते देख कर वो मज़ीद नदामत ज़दा हुई। इसके चेहरे के तासुरात से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि वो कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी है। मैं चाह रही थी अभी खजीना की तबीयत मालूम करने जाती। मदम लहजे में बोलते इसने चोर नज़रों से हसीब को देखा, जो बस एक निगाह इसके उतरे चेहरे पर डालता कमरे से निकल गया। कल दिन में मेरे साथ चलना, रात काफ़ी हो गई है, शायद वो सो चुकी हो। आमना के नरम लहजे में बस वो इस बात में सर हिलाकर रह गई। चाय नमाज से उठते हुए इसने वॉल क्लॉक में वक्त देखा। अभी सहरी का वक्त शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। खिड़की का पर्दा सरकाते हुए बाहर का जायजा लिया। रमज़ान का यह आखिरी अशरा भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था, मगर इस वक्त भी बाहर ऐसी चहल पहल थी जैसे दिन निकल आया हो। स्ट्रीट लाइट की रात की तारीकी का नामो निशान मिटा रखा था। इसकी नज़रें बिल्कुल सामने घर की जानिब उठी। सहन की लाइट्स ऑन थी। इसे मालूम था कि आमना इबादत में मसरूफ़ होंगी। इसने जब तय कर लिया कि वह इस घर नहीं जाएगी तो वाकई इस रात के बाद इसने वहाँ कदम न रखा। वो माहीन का चेहरा तक देखना ना चाहती थी। इसे मुकम्मल यकीन था कि हसीब ने एक गलत औरत का इंतखाब किया। इस घर से इसका गहरा रिश्ता था, मगर वो औरत किस तरह इस घर की जड़ों से इसे काट कर दूर हटा देगी। इसके बावजूद सबकी नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश में कामयाब थी। हर दूसरे दिन माहीन कभी तनहा या कभी आमना के हमरा घर आ जाती, मगर खजीना ने इससे इस्लाम दवा के अलावा कोई ताल्लुक न रखा। इसके घर में मौजूदगी के दौरान वो खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रख कर मंजर से गायब रहती, जबकि इसकी संजीदा और खिंचे खिंचे अंदाज ने माहीन को भी इतनी जुर्रत ना दी कि वो मुखातिब करती। हसीब माहीन के हमरा आया और एक बार तन्हा भी, मगर दोनों बार खजीना का रवैया फॉर्मल सा था। अपनी हदूद जान चुकी थी। इस हद से आगे बढ़कर वो मज़ीद किसी इल्ज़ाम की जद में ना आना चाहती थी। हसीब या बाकी सब इसके बदलाव को महसूस कर रहे थे, इसे परवाह ना थी। खिड़की से सामने से हटते हुए रुकी। सामने घर के सहन में आसमान आता दिखाई दिया। गेट से बाहर निकलने तक इसकी निगाह भी खिड़की की सिमत उठ गई। खजीना ने इसे अपने घर की सिमत आते देखा तो तेज़ कदमों से खिड़की से निकल गई और इस्तकबाल के लिए पहले ही गेट खोला।
भाई, ईद के दिन तक तो आपके चेहरे से नूर फूट फूट कर फैलेगा। खजीना ने मुस्कुराते हुए इसे अंदर आने का रास्ता दिया। सफ़ेद बुर्राक कुर्ता शलवार जेब तन किए हसबान का चेहरा हकीकतन इसे रोशन लगा। रश कर रही हो या मुझे गलतफहमी में मुब्तला? मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसा है तो पहले मुझे सच कहना चाहिए था। गेट बंद करते हुए हसबान ने गहरी नज़र इसके हल्के नीले दुपट्टे में कैद पाकीज़ा चेहरे पर डाली। सहरी ड्यूट थी, अब आप हमारे साथ ही सहरी करेंगे। वैसे आज आप जल्द बेदार हो गए। हाँ, मैं बेवक्त सो गया था तो रात में दोबारा नींद भी नहीं आई। तुम्हारे कमरे की लाइट रोशन थी इसलिए यहाँ चला आया। अभी यहाँ सबके जागने में वक्त है। अब मेरे साथ किचन में आ जाए, लाउंज में रुकते हुए खजीना ने कहा, जबकि हसबान सोफे पर सोए इसके भाई की तरफ मतवज्जा हुआ। उठ जाओ, ईद की नमाज का वक्त निकला जा रहा है। इसका कंधा हिलाते हसबान ने आवाज़ दी, जबकि खजीना बेसाख्ता मुस्कुराते किचन की सेंध भर गई। मैंने तो अपना फैसला सुना दिया है। मुझे जॉब करनी ही नहीं है, गाड़ियों का शोरूम बनाना है। भाई के एक दोस्त का यही बिजनेस है और इस सिलसिले में मेरी मदद करने के लिए तैयार है। वो इसे बता रहा था जो इसकी फरमाइश पर चाय तैयार कर रही थी। एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए तो इसे फैलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ताया अब्बू से बात कर लिया आपने? वो क्या कह रहे हैं? चाय का मग इसके सामने रखती वो खुद भी टेबल की दूसरी जानिब बैठ गई। कुछ कहा तो नहीं है अभी उन्होंने, मगर मुझे लग रहा है कि अपिया से सिफारिश करवानी पड़ेगी, वही इन्हें समझा सकती हैं। तो फिर जल्दी इनको बुलवाएं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। मैं आज ही कॉल करूँगा इनको। एक काम और है जिसके लिए भी इनकी सिफारिश की ज़रूरत पड़ सकती है। इस केमायनी खेस से लहजे पर खजीना ने चौंक कर इसे देखा, मगर वो चाय की तरफ मतवज्जा हो गया। कोई सवाल करना खजीना ने ज़रूरी न समझा। एक बात बताओ, तुम चाहती हो कि माहीन तुमसे माफ़ी मांगे और भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदगी का इजहार करे? इसके बाद ही तुम घर आने पर तैयार होगी? ना मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ और ना ही इस बारे में बात करना ज़रूरी समझती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए। खामोशी इख्तियार रख कर ये मंजर से गायब होकर तुम खुद को कमज़ोर साबित यकीनन नहीं करना चाहोगी, मगर तुम ऐसा कर रही हो। किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि तुम पर उंगली उठाए। अगर ऐसा कोई करता है तो इसे सबसे पहले रोकने वाली ज़ात खुद तुम्हारी होनी चाहिए। अपनी अहमियत का एहसास खुद दिलाना पड़ता है। अपने आप को इतना मजबूत रखो कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोचे। जब तुम जानती हो कि माहीन की तुम्हारे खिलाफ हर बात बेमायनी है तो तुम्हें इससे दो टोक अंदाज में बात करनी चाहिए। मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, ना अभी ना आगे कभी। मैं अब भी अगर इनसे इस्लाम दुआ रखने की रवादार हूँ तो सिर्फ भाई जान की वजह से, वरना क्या भरोसा है इनका कल वो मजीद मुझ पर कोई संगीन इल्ज़ाम लगा दें और तुम्हें लगता है कि हम सब हाथ बांध कर तमाशा देखते रहेंगे? हसबान ने काफ़ी नाराज़गी से देखा। मैं कोई बहस करके तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। महीन तुम्हारे मामले को लेकर अगर जायज़ थी तो अब वो इस चीज़ पर नादिम है। वो हमारे घर में तुम्हारी अहमियत और मकाम समझ चुकी है। अपने शौहर के मामले में हर औरत हसास होती है, मगर हद से ज़्यादा आगे बढ़कर महीन ने भाई के सामने जो भी कहा वो गलत था। वो इनसे भी शर्मिंदा है, मगर मुझे लगता है कि भाई का दिल तब तक महीन की तरफ से साफ़ नहीं होगा जब तक तुम अपना दिल साफ़ ना कर लो। मैं कह चुकी हूँ, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। अपने खिलाफ जो जहर मैं इनकी ज़ुबान से सुन चुकी हूँ, इसके बाद ज़ुबान बंद ही रखूँ तो अच्छा है। मैं किसी भी तरह इस औरत के लिए अपने दिल में गुंजाइश नहीं निकाल सकती। इनकी वजह से मैं भाईजान से नज़रें मिलाने के काबिल ना रही हूँ और ना वो मुझसे। सुर्ख होते चेहरे के साथ वो बोली, जबकि हसबान ने गहरी सांस लेकर इसकी नम आंखों में देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बात करो, भाई के लिए ही दिल में गुंजाइश निकाल लो। तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारी तरह वो भी डिस्टर्ब है और बात सिर्फ भाई की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, कम अज़ कम अपने हक में तो बोलो। गलत को गलत साबित करने की कोशिश तो करो। अक्सर ज़ुबान बंद रख कर आँखें और कान खुली रखना ही बेहतर होता है, मगर कभी कभी ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर साबित होता है। खामोशी एक ऐसा मजबूत किला है जिसे हमला आवर भी फतह नहीं कर सकता, मगर कभी कभी यही किला बुज़दिली का एक ऐसा कमज़ोर खोल बन जाता है जिसमें कैद इंसान दूसरों को अपना मुज़ायका उड़ाने का मौका देता है। अगर हम वक्त पर ज़ुबान का हक अदा नहीं करते तो हमें हक नहीं ज़ुबान रखने का। इसे मुंह में सजाए रखो या काट पुट कर फेंक दो, एक बराबर है। इसके संजीदा लहजे पर खजीना बस खामोश रही। इतने मुबारक और मुकद्दस दिन है ये खजीना, इसमें लोग अपनी बख्शिश के लिए, अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने के लिए नेकियों को ढूंढते हैं, कोई मौका नहीं गंवाते। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तुम अल्लाह के लिए ही अपने दिल को और ज़र्फ़ को वसी कर लो और घर आ जाओ ताकि अम्मी और भाई को कुछ ढारस मिले। ठीक है, आ जाऊंगी। नाचार इसे कहना पड़ा। माहीन की तरफ से दिल साफ कर लो, मेरे लिए ही ऐसा कर लो। इसके मद्दम लहजे पर खजीना ने कुछ हैरत से इसकी मुस्कुराती आंखों में देखा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस कदर घर की खवातीन के मामलात को सुधारने की फ़िक्र में वकालत क्यों कर रहे हैं। वो किलस कर बोली, तो क्या करूँ? घर की औरतों के दिमाग सुधरेंगे तभी तो मेरे मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकेंगे। अपिया बेचारी किस किस को समझाएंगी? आपके कौन से मामलात? वो हैरत से बोली, सब मालूम हो जाएगा तुम्हें, ज़रा तहम्मुल रखो। सेलफोन की तरफ मुतवज्जो होते हुए हसबान ने गहरी नज़र इसके हैरान चेहरे पर डाली, जबकि खजीना इस वक्त जुस्बुस हुई जब इसे अंदाज़ा हुआ कि वो फ़ोन पर महीन से बात कर रहा है।
मुझे सहरी का इनविटेशन पहले मिला हुआ था। अब तुम ये शिकायत खुद खजीना से करो कि तुम्हें इसने क्यों इनवाइट नहीं किया। मुझे अभी बात नहीं करनी, वो मध्यम आवाज़ में एहतजाजन बोली, मगर हस्बान ने परवाह किए बगैर फ़ोन इसे थमा दिया। शदीद नागवारी के बावजूद खजीना को सब्र का घूंट पीना पड़ा। मुस्कुराती नज़रों से वो इसके तेवर देखता लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, और जो माहीन को खुदा हाफिज़ कहकर इसके सामने फ़ोन पटक चुकी थी। आप किसी की भी परवाह किए बगैर वही काम करते हैं जो करना चाहते हैं। आपके लिए अपनी मर्जी ही अहम होती है। वो नागवारी ज़ब्त किए बोलती रही, इसके सामने से उठ गई। क्या करूं अब ऐसा ही हूँ, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं। इसकी नाराज़गी पर वो धीरे से हंसता बोला, आपकी वजह से मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो चुका, लिहाजा सहरी की तैयारी में मेरी मदद करें। दही से भरा बाउल इसके सामने रखते हुए इसे दंग कर गई। दही को अच्छी तरह फेंटना है, इसके बाद दूसरा काम बताऊंगी। मगर ये मैं कैसे करूंगा? मुझे इस किस्म के काम करने नहीं आते, वो इतला दे रहा था। क्यों? दादी जान ने सिर्फ आपको मनमानी करना सिखाया है, कोई सलीके का काम नहीं। मुझे ताना देकर तुमने मेरी गैरत को आवाज़ दी है खजीना। फनकारते हुए इसने स्लीव्स को कोहनियों तक चढ़ाया। दूसरे ही लम्हे खजीना हक तक रह गई। जिस जाँ फिशानी से वो दही फेंट रहा था, वो कांच के नाजुक से बाउल पर फातिहा पढ़ने को तैयार थी। अब मुझे तकने से बेहतर है कि खुद भी कुछ कर लो। बगैर सहरी का रोज़ा रखवाओगी क्या सबको? इसके घुरकने पर वो होश में आई। कैसे उल्टे दिमाग का आदमी है। पल में तोला, पल में माशा। हड़बड़ाए अंदाज में फ्रिज की सिम जाती वो सोच कर रह गई। नीम व गेट को थोड़ा और खोलती वो अंदर दाखिल हुई। सहन में फैली तेज रोशनी में से कोई नजर न आया। हर समत खामोशी फैली थी। किसी को आवाज़ देने के बजाय वो चुपचाप तक के किनारे बैठ गई। हस्बान के समझाने के बाद और माहीन से बात होने के बाद इसे यही बेहतर लगा कि आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करे। बहरहाल जो लोग इसे अजीज़ हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत समझौता तो इसे करना ही था। नज़र उठाकर इसने अपनी तरफ आते हसीब को देखा। तुम कब आई? इसके सवाल पर वो खामोशी से दोबारा सर झुका गई। नाराज़ हो मुझसे? अब तक इसके सर पर हाथ रखते वो पूछ रहा था। जवाबन इसने नफ़ी में सर हिलाया। माहीन की वजह से मैं शर्मिंदा था, वरना मैं ये कभी ना होने देता। तुम इस घर में आना जाना तर्क करती। इसके करीब बैठता संजीदगी से बोला, तुम्हारा गुस्सा और नाराज़गी जायज़ है, मगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि तुम खामोश रहने के बजाय मुझसे शिकायत करती, मुझ पर गुस्सा उतारती। भाईजान, जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं आप इसे भूल जाएं। ना मुझे भाभी से कोई शिकायत है, ना आपसे नाराज़ हूँ, और गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। मुझे याद रखना चाहिए था कि अब आप किसी के शौहर हैं। सारी गलती भाभी की नहीं, मुझे इनका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर तुम नाराज़ नहीं थी तो इस बार तुमने मुझसे ईद की शॉपिंग की फरमाइश क्यों ना की? हसीब ने शिकायती नज़रों से देखा। कैसे फरमाइश करती? आपकी बेगम से डर लगता है। बोलते हुए वो मुस्कुराई। इतनी खौफनाक है वो कि तुम जैसे चुड़ैल भी इससे डरती है। हसीब ने इसे घूरा। मैं क्या हूँ अब? आप बताओ, आप भी तो डरते हो इनसे, वो शरारती अंदाज में बोली। डर ही ना जाऊँ कहीं। इसके खशमगीन लहजे पर वो हंसी। ये तुम मुझे इतनी इज्जत के साथ आप जनाब से बात क्यों करने लगी अचानक? हसीब ने मशकूक नज़रों से देखा। भाई, हम सब आपकी इज्जत करेंगे तो माहीन भाभी आपकी इज्जत करेंगी, वो समझा रही थी जब सर के पीछे धमाका हुआ। भाईजान, क्या किया है मैंने? सर को सहलाती वह एहतजाजन चीखी। सीधी तरह से मतलब की बात करो। ये ड्रामे इसके सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। हसीब ने इसे घरका। जब जानते हो तो शॉपिंग के लिए रुपए दे दो। अब दिन ही कितने रह गए हैं ईद में? वो तिलमिला गई। अपिया और माहीन गई हुई हैं तुम्हारी ईदी का बंदोबस्त करने, और तुम्हें भी बड़ी जल्दी है। मुझे पता था यही सब होना है। वो दोनों क्यों गई? आपको मेरी पसंद का क्या पता? इससे पहले तो कभी मेरी ईद का बंदोबस्त नहीं किया गया। ईदी के नाम पर 2 सूट ही मिलते हैं। वो जल कर बोली। अब राजी होगी तुम 2 सीट पर ईदी भी पसंद से लोगी। कल शादी होगी तो बेशर्मी से कहोगी कि ईद की शॉपिंग भी खुद करने जाऊंगी। हसीब की आंखें निकालने पर वो हक तक रह गई। जो मिल रहा है इस पर सब्र करना। रकम तो मेरी जेब से निकली है। इस सर फिरे का क्या? वो तो खड़ा है एक पैर पर अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद तुम्हारा खर्चा पानी मुझे ही बर्दाश्त करना होगा। मैं भी देखता हूँ कि शोरूम को इस्टेब्लिश करने से पहले वो कैसे तुम्हें इस घर में लाता है। अभी तो इसकी धमकियों पर खून के घूंट पी लिए हैं मैंने। भाईजान, क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके हवानक अंदाज पर हसीब ने जिन नज़रों से इसे देखा, इसका खून खुश्क हो गया। वाकई तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? हसीब के चुपते लहजे पर इसने नफ़ी में सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे हसीब का करारा हाथ इसके सर पर बरसा। अब समझ में आया। खशमगी नज़रों से घूरता वो तक से उठ गया, जबकि वो अपना घूमता सर संभालती गेट की तरफ मतवज्जो हुई। शॉपिंग बैग से लदी पदी वो दोनों इस तरफ आ रही थीं। देखो ज़रा कितने आराम से बैठी है, हमें ख्वार करके। हरीम ने हाँफते हुए से घर का। अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, ज़रा सैंडल पहन कर चेक करो। जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारे पैर का साइज़ ना ले सकी। माहीन ने दम लिए बगैर शॉपिंग के अंबार में से एक सैंडल ढूंढने शुरू कर दिए। माहीन, अभी रुक जाओ, पहले ज़रा मुझे इससे बात करने दो। माहीन को रोक कर हरीम इसे अपने साथ किचन में ले आई, जो हैरान परेशान थी।
कम अज़ कम मुझे तो बताना चाहिए था। पता भी है तुम दोनों की माएँ एक दूसरे से खार खाती हैं। हसबान ने भी अचानक धमाका कर दिया। अम्मी को तो होना था आपे से बाहर, ऊपर से इसने सामान बांध कर वापस ताया अबू के पास जाने की धमकी देकर क़यामत ढा दी। मेरा तो हशर बिगड़ गया। 4 दिनों में सब कुछ संभालते संभालते अभी जाकर तुम्हारे अम्मा अब्बा को भी फेस करना है जो बेखबर हैं। हसबान को तो इनकी रजामंदी की फिक्र नहीं, जाने क्या तूने पढ़कर इस पर फूंका है खजीना। अम्मी के सामने मत जाना वरना उधेड़ डालेंगी। अपिया मेरी बात तो सुन ले, मेरे फरिश्तों को खबर नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं अभी ताई अम्मी से कहती हूँ कि इनकी अपनी औलादों का दिमाग खराब हो गया है, मेरा कसूर नहीं। खजीना बिल्कुल रोने को तैयार थी। हाँ बिल्कुल तुम्हारा कसूर नहीं, इसीलिए तो ऐन ईद के दिन तुमने एंगेजमेंट करने का फैसला सबको सुना दिया और हम एक पागल हैं लगे हैं इस हुक्म की तामील में। कमबख्त ने धमकी ऐसी दी है, इस बार अगर हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। हरीम किलस कर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तरफ से वो आज ही चले जाएं। मुझे क्यों सबकी नज़रों में बुरा बना रहे हैं? वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मेरा इसमें अमल दखल नहीं। वो एकदम बिगड़ कर बोली, आप सब की मर्जी जाने बगैर इसने फैसले पर कान कैसे धरे? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरी तो ईद खराब कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो इतने खुदगर्ज हैं। अपनी बात मनवाते हुए मेरी इज्जत का ख्याल ना आया। हत्थे से उकड़ती वो एकदम खामोश हुई। किचन के दरवाजे के फ्रेम में इस्तादा हसबान के खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात और शोला बार नजरों ने इसकी सांस रोक दी। हरीम के मुतवज्जा होते ही वो इसके फक चेहरे से सुलगती निगाहें हटाता वहाँ से पलट कर चला गया। हसबान मेरी बात तो सुनो। हरीम होल कर इसके पीछे गई, जबकि खजीना को तो जैसे सांप सूंघ गया। चांद रात की खुशी ने भी इसके बुझे दिल पर असर ना डाला। इसके माँ बाप कुछ देर पहले ही चांद की मुबारकबाद देने हसीब की तरफ गए, जबकि वो बेदिली से डाइनिंग रूम को संवार रही थी। अभी इसे माहीन के हमरा पार्लर जाना था। हालांकि इसका मूड नहीं था, मगर हरीम ने सख्ती से माहीन को ताकीद की थी कि वो इसे अपने साथ पार्लर ले जाए। वो जानती थी कल ईद का दिन इसके लिए कुछ ज़्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है, मगर हसबान की शदीद नाराज़गी ने इसे सोगवार सा कर दिया। एक बार हिम्मत करके खजीना ने इसे कॉल की, मगर यकीनन बात नहीं करना चाहता था जब ये कॉल रिसीव ना की। कॉल बेल की गूंज पर ड्राइंग रूम से निकली थी। गेट पर हसबान की गैर मुतवक्का मौजूदगी ने इसे पल भर के लिए दंग कर दिया, मगर फिर इसे मुखातिब किए गैर वो फ़ौरन ही पलट कर ड्राइंग रूम की सिम भर गई। कारपेट पर फैले कुशन समेटती वो एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा ना हुई, जो जांचती नज़रों से इसके तासुरात पड़ रहा था। इस तरह नज़रें चुरा कर तुम मेरी इस शर्मिंदगी को ख़त्म नहीं कर सकती जो मुझे अपिया के सामने तुम्हारी वजह से हुई। क्या वाकई तुम्हारा अमल दखल नहीं है इस मामले में? ये आप बताएं। मेरी बेखबरी में आपने अपने घर में जो फरमान जारी किया, क्या इसमें मेरा कोई अमल दखल था? हाँ, कोई अमल दखल नहीं था, मगर इसका मुहर्रिक तो तुम थी। अपिया के सामने खामोश नहीं रह सकती थी। मैं क्यों खामोश रहती? इनको ये लग रहा था कि आपने ये सब मेरी रजामंदी से किया। खामोश रह कर मैं बाकी सबका शक भी यकीन में बदल देती। वो एकदम गुस्से में बात काट गई। ठीक है, मान लेता हूँ जो मैंने किया वो मेरा सर दर्द है, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि मैं खुद गर्ज हूँ। मैंने कब तुम्हारी इज्जत का ख्याल न किया? तुम्हारा नाम जुबान पर लाए बगैर मैंने बस अपनी ख्वाहिश सबके सामने रखी। मैंने किसी को ये मौका नहीं दिया कि तुम्हारे बारे में गलत सोचे। अपिया की बात मत करना, इनका शक तुम खुद दूर करके मुझे शर्मिंदा कर चुकी हो। गुस्सीली नज़रों से इसके तने तासुरात देखता वो एक पल को रुका। तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत और इमेज का ख्याल है। पहले ही मेरे घर के फर्द की वजह से तुम्हारी इज्जत नफ्स को धचका लग चुका है। मैं अपनी वजह से दूसरी बार तुम्हें ऐसी तकलीफ पहुंचाने का मौका कैसे दे सकता था? मगर आपने इस मौके को लाने का इंतज़ाम ज़रूर किया। ताई अम्मी से ये क्यों कहा आपने कि अगर आपकी बात ना मानेगी तो वापस चले जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो बिला वजह कोई एतराज़ ना उठाएं? इसलिए आपने इनको धमकी दी? आपको ज़रूरत ही क्या थी हथेली पर सरसों जमाने की? वो तो मेरे बारे में गलत सोच रही होंगी। अपनी औलादों की गलतियों को कभी नज़रअंदाज अपनी औलादों की गलतियां इनको कभी नज़र नहीं आईं। एक बार फिर वो गुस्से में बात काट गई। हथेली पर सरसों जमाने वाला काम किया है मैंने। ईद के दिन निकाह कर रहा हूँ तुमसे। वो भड़का था। मत करें ऐसी बातें, वहशत हो रही है मुझे। वो तिलमिला ही गई। जहन्नुम में भेजो अपनी वहशत को। सब क्या सोच रहे हैं ये फ़िक्र है तुम्हें? मैंने ऐसे कौन से विलन वाले काम कर दिए जो तुम इस तरह गुस्से में मेरे सामने बुलंद आवाज़ में बोल रही हो? इसके नागवार लहजे पर वो भी नागवार नज़रों से इसे देख रही थी। तुम्हें इन्वॉल्व किए बगैर मैंने अपने तरीके से एक सीधा रास्ता इख्तियार किया, मगर तुम दोबारा ये मत कहना कि मेरे इरादों मेरी ख्वाहिश में तुम्हारा अमल दखल नहीं। मैंने ये कदम उठाने से पहले तुम्हारी इजाज़त मर्जी के बारे में तुमसे बात नहीं की। अगर ये मेरी गलती है तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। ज़बरदस्त किस्म के इश्किया सेशंस के बाद तुम्हारे सामने प्रपोजल पेश करता
तो ये توقع مجھ سے رکھنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کے اکھڑے لہجے نے خزینہ کو کھولا دیا۔ مجھے یہ نہ بتائیں، مجھے تو آپ سے اس سب کی توقع نہیں تھی جو آپ کر چکے ہیں۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ آپ نے بے شک میرا نام درمیان میں نہ دیا ہو، مگر مجھے اس معاملے سے الگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ نہ کسی کی زبان پکڑی جا سکتی ہے، نہ سوچ کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے جس طرح جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد تو امی ابو نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کیا میں جانتی نہیں کہ وہ دونوں آپ کے اور میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کے بگڑے لہجے پر حسبان نے گہرا سانس لے کر دیکھا۔ اب یہ اچانک رونا کیوں شروع کر دیا تم نے؟ اس کے سوال پر وہ بس خاموشی سے ٹپکتے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خزینہ، جب تم جانتی ہو میری یہ اجلا یک طرفہ تھی، تم اس میں شامل نہیں، تو ہر خدشہ دل سے نکال دو۔ میں کسی کو تمہارے خلاف کچھ بولنے یا سوچنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم مجھ پر اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہو۔ اگر ماہین کی طرف سے خدشہ ہے تو اسے دور کر دو۔ وہ میرے فیصلے سے خوش ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ تم ساری زندگی اس کے شوہر کے سر پر سوار رہو گی۔ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتا وہ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویسے میں سمجھ رہا ہوں تمہیں مزید اور کیا ناگوار گزرا ہے۔ مجھے واقعی اپیہ کے ذریعے ہی تمہاری مرضی پہلے معلوم کرنی چاہیے تھی۔ میں غلطی مان لیتا ہوں۔ آپ کی غلطی مان لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ جن کو میری مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی، جب انہوں نے میری مرضی جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی، تو کسی اور سے کیا شکایت کروں؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میرے ماں باپ؟ اور کون؟ وہ کڑ کر بولی، اشاروں میں بھی میری مرضی نہیں پوچھی یہاں کسی نے؟ کیا چچا اور چچی نے تم سے تمہاری رضا معلوم نہیں کی؟ اس کے حیران لہجے پر خزینہ کے آنسوؤں میں پھر سے تیزی آئی۔ یہ تو بہت افسوسناک خبر سنائی تم نے۔ تمہارے ماں باپ اتنے ظالم ہیں؟ اس کے تعجب پر خزینہ نے شدید ناگواری سے اسے دیکھا، جو اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بار ساتھ باہر کیا چلی گئی، کئی روز واک پر چلنے کی آفر دینے لگے، روز میرے لیے چاکلیٹس لے کر چلے آتے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد امی اور ابو کو کیا ضرورت پڑی ہے رضا پوچھنے کی؟ اس کے بگڑے لہجے پر حسبان کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ مجھ سے بہت سنگین غلطی ہو گئی، مگر ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ میں بھی جا کر سب کے سامنے غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم بھی سب کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار کر دو۔ تمہیں اس فیصلے سے انکار ہے؟ اس کے قطعی لہجے پر خزینہ کا رنگ اڑا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے انکار ہے؟ آخر تم چاہتی کیا ہو بے وقوف لڑکی؟ وہ چلا اٹھا۔ میں کیا چاہوں گی؟ اب تو جو ہونا تو ہو گیا، مگر میں بھائی جان کا گریبان ضرور پکڑوں گی۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی میری شادی ایسے شخص سے نہیں ہونے دیں گے جو اسموکنگ کرتا ہوگا۔ ایک منٹ، کیا واقعی اس نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ حسبان نے بری طرح چونک کر اسے درمیان میں روکا۔ جب ہی میں سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا کیوں اچھل رہا ہے، مجھ سے بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنا شو روم سیٹ کروں اور 2 سال تک بھی تمہارا نام زبان پر نہ لاؤں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ڈٹائی سے کام لیا، یہاں کل کی خبر نہیں، وہ 2 سال کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ تم کیا اسموکنگ کا شوشہ لے بیٹھی؟ چین اسموکر نہیں ہوں، مگر بن کر بھی دکھا دوں گا۔ مجھے چاکلیٹ کی شکل سے نفرت ہے، مگر تمہارے لیے خرید کر اس لیے لاتا رہا کہ وہ تمہیں پسند ہے، اور تم سے میری ایک سگریٹ برداشت نہیں ہو رہی۔ خود ایک وقت میں کتنی چاکلیٹس کھاتی ہو اندازہ ہے؟ بری طرح وہ اس پر برسا۔ اب تم نے میری زبان کھلوا ہی دی ہے تو میں بتا دوں کہ مجھے تمہاری مرضی کی پرواہ تب ہوتی جب میں بے خبر ہوتا، مگر تم نے کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہنے دی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہاری آنکھیں بولتی ہیں، اور میں آنکھیں پڑھنے میں کمال کی مہارت رکھتا ہوں۔ اس کے جتانے والے انداز پر خزینہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اول درجے کا احمق ہوں جو اندھیرے میں تیر چلاؤں گا؟ سب کچھ پتہ ہے تمہیں، میرے دل کا حال ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ میں سوتا کب ہوں، جاگتا کب ہوں، نیند میں کروٹ کتنی بار بدلتا ہوں، اور یہ بھی کہ اسموکنگ کس وقت کر رہا ہوتا ہوں۔ کھڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر میری پرائیویسی میں بھی خوب عمل دخل رہا ہے تمہارا۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی تھی تو اپنے بیڈ کا رخ بدل دیتے، بیڈ کے ساتھ کس کونے میں چلا جاتا تمہاری نظروں کے حصار سے نکل کر۔ یہ بھی بتاؤ۔ وہ خشمگین لہجے پر بے ساختہ مرتی مسکراہٹ کو چھپا نہ سکے۔ اب اپنے ماں باپ کا غصہ مجھ پر اتارنا بات کچھ بھی نہیں ہے، مگر رائی کا پہاڑ بنا دی تم نے۔ اس بار حسبان نے ناراضگی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ میرا خون بہت کھولتا ہے، مگر بھائی ٹھیک کرتا ہے۔ تمہارے سر پر 2-4 ہاتھ لگنے بہت ضروری ہیں۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ میں تمہارے بھائی جان کی چیزیں چھین کر لے جاتا ہوں؟ آنکھیں سرکیڑ کر حسبان نے اسے گھورا۔ اس بار دیکھو، تمہاری عیدی بھی اس سے نکلوائی ہے اور انگیجمنٹ رنگ بھی۔ اس بار تو بھاگ بھی نہیں رہا، یہی ہوں۔ اس کے جتانے پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ اسی لیے اس دن بھائی جان اچھی طرح جلے بھونے تھے مجھ پر، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب کوئی اور شکایت ہے تو فٹافٹ بتا دو، جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ رسٹ واچ میں وقت دیکھتا بولا، آپ کو یہ تھوڑی بہت اسموکنگ بھی ترک کرنی ہوگی۔ بس میں یہی سننے کی امید رکھتا تھا۔ بات سنو، اسموکنگ ترک کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ تمہارے لیے مجھ سے دوسری بار عید ملنا۔ دوسری بار مطلب؟ وہ چونکی، کیونکہ پہلی بار اس رات لوڈ
شیڈنگ کی مہربانی بھول گئی؟ اس کے تاثرات پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا جبکہ خزینہ بری طرح جھیم گئی۔ ماہین نے مجھے ٹیلر کے پاس جانے کے لیے کہا تھا۔ لگتا ہے ٹیلر آج کی تاریخ میں تمہارے اور ماہین کے ڈریسز دینے کے موڈ میں نہیں۔ کیا مطلب؟ پھر میری عیدی کب پہنچے گی؟ وہ ہول کر بولی۔ ٹیلر نے تمہارے ڈریسز آج دے دیے تو آدھی رات میں پہنچ جائیں گے، ورنہ کل انگیجمنٹ رنگ کے ساتھ خود ہی لے آؤں گا۔ اجرت میں اس کے سامنے سے ہٹتا وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ عید تو میری خراب کر ہی دی۔ اتنی باتیں سنا کر چاند رات کی خوشی بھی غارت کر دی۔ اس کی آواز پر وہ رک کر پلٹا۔ تمہارا دماغ درست کرنا بھی تو ضروری تھا، اور بڑے افسوس کی بات ہے تم نے چاند رات کی مبارکباد تک نہ دی۔ اب یہاں آ کر مبارکباد دو گی یا میں واپس تمہارے پاس آؤں؟ وہ مسکراتی اجازت طلب نظروں پر خزینہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ کو چاند رات مبارک اور عید کی بھی پیش کی مبارکباد۔ وہیں سے آگے بڑھ جائیں۔ وہ جس طرح دہل کر روانی سے بولی تھی، حسبان حیرت سے اسے دیکھتا بے ساختہ مسکرایا۔ تمہیں بھی مبارک اور بہت شکریہ اس عزت افزائی کا، مگر یاد رکھنا کل تو آمنا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ ایک آخری نگاہ اس کے مسکراہٹ سے جگمگاتے چہرے پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ گہری پرسکون سانس لے کر وہ کھڑکی کے نزدیک آ رکی تھی۔ زمین سے زیادہ رونق اسے آسمان پر دکھائی دے رہی تھی۔ چاند تو بہت پہلے ہی اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہو چکا تھا، جسے وہ دیکھ بھی نہ سکی، مگر اس وقت آسمان پر جھلملاتے تاروں کو دیکھتے اسے یقین تھا کل کسی ایک تارے کے آس پاس اسے چاند ضرور نظر آئے گا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ آپ سب کو چاند رات بہت 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 زیادہ مبارک، اور آپ ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس گزرتے رمضان کے ساتھ ہماری تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں عید کے پرمسرت موقع پر خوشیوں سے نوازے۔ اور جب آپ دعا کیا کریں تو مجھے بھی دعا میں بھرپور شامل رکھا کریں، کیونکہ میرے ایگزامس بہت نزدیک آنے والے ہیں، اور اب جیسے سب اسٹوڈنٹس ایگزام کے وقت تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، میرا وہی حالت ہے۔ تو بس اب میں کیا کروں، سارا سال ایسے ہی یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد جب ایگزام قریب آتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اب میں تھوڑی غمزدہ بھی ہوں، تو آپ سب نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ میرے ایگزام بہت اچھے گزر جائیں، اور میرا یہ سال جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ اب ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو چاند رات بہت زیادہ مبارک، اور عید کی ایڈوانس مبارک۔ بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھنا ہے، اور مجھے دعاؤں میں ڈھیر ساری دعاؤں میں شامل رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔